करतल ध्वनियों के माध्यम से हम सभी स्वागत करते हैं आज हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की परिकल्पना का मूर्त रूप है, जिसे आज हम सभी इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में देख रहे हैं। हमारे कुलपिता वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रणेता थे। उन्होंने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का चिंतन इस समूचे विश्व को दिया और इस चिंतन को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की और इस संस्थान की स्थापना के बाद उन्होंने श्रद्धेय को, परम श्रद्धेय कुलाधिपति को वहां का डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में मैं शांभवी मैम, कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट, और पीयूष सर से निवेदन करूंगी कि वो हमारे गेस्ट का स्वागत करें पुष्प गुच्छ से और पीत वस्त्र से। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं इस नए आगाज का, जो कि आज हमें वन डे वर्कशॉप ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आवर यूनिवर्स के साथ लेकर आई है। हमारे डीसी सर का स्वागत किया जा रहा है। तालियों का क्रम बना रहे। आज हमारे बीच अपने क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज आज मौजूद हैं और वो निश्चित ही आप सभी के लिए ऐसे ज्ञान लेकर आए हैं जो वास्तव में रुचिकर हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार के प्रांगण में। बचाए हम सब मिलकर, यही दीप की बाती है, यही दीप की बाती है। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, धरती चिल्ला रही हमारी, धरती चिल्ला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती चिल्ला रही हमारी, धरती चिल्ला रही हमारी। क्या विनाश की कर ही डाली, क्या विनाश की कर ही डाली, है तुमने तैयारी, धरती चिल्ला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती चिल्ला रही हमारी, धरती चिल्ला रही हमारी। जनजीवन में निर्मलता का नाम निशाना बाकी, हाँ नाम निशाना बाकी। सांसों में अब जहर घोलती प्राणवायु वसुधा की, हाँ प्राणवायु वसुधा की। मिट्टी की साधी सुगंध भी, मिट्टी की साधी सुगंध भी, मिट्टी की साधी सुगंध भी, रसायनों की मारी, धरती चिल्ला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती चिल्ला रही हमारी, धरती चिल्ला रही हमारी।
हमने तैयारी, धरती चिल्ला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती चिल्ला रही हमारी, 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 धरती चिल्ला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ। इस गीत के माध्यम से इन्होंने ये प्रस्तुत किया कि पृथ्वी की जो करुण पुकार है, पृथ्वी ने जो हमसे आग्रह किया है कि मुझे बचाओ, वरना विनाश इतना अधिक हो जाएगा कि हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। जब से इस धरती में हमारा जन्म हुआ है, हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रगति के लिए इतने आतुर हो रहे हैं कि हम ये भूल गए हैं जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया, जिस पृथ्वी का निर्माण किया, उसका ही हम राज करते जा रहे हैं। यदि वह समाप्त हो जाएगी तो हमारी प्रगति भी रुक जाएगी और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी प्रगति करना चाह रहे हैं, वो भी रुक जाएगी। कार्यक्रम के अगले क्रम में आज यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सेंटर फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी स्टडीज यह दूसरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रही है और आज के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे वीसी सर आदरणीय SD शर्मा सर मौजूद हैं। उनके साथ में आशुतोष उर्स स्ट्रोबल सर, हेमवती नंदन सर, डॉक्टर जयंत शास्त्री बुद्धि सर, डॉक्टर नरेंद्र सिंह सर और संदीप सर हमारे रजिस्ट्रार सर मौजूद हैं। एक छोटा सा वेलकम नोट लेकर आ रहे हैं हमारे गोपाल सर। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आज यह वन डे वर्कशॉप ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आवर यूनिवर्स, जैसा कि विषय अपने आप में प्रासंगिक है, तो इस प्रासंगिक विषय के अनुरूप ही आज के इस विशेष सभा को संबोधित करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय से व परिवार से जुड़े अन्य सदस्य यहाँ पर आए हैं। सबका हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि प्रासंगिक विषय है, तो उसके संदर्भ में हम ये अवश्य जान लें कि हमारे सौभाग्य कितने हैं जो आज हमारे साथ इन क्षणों में कुछ विशिष्ट गणमान्य अतिथि और कुछ विद्वान जो कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में अपने ज्ञानों को पहुंचाते रहते हैं, वो आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमवती नंदन सर, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आरंभ से ही अपनी युवावस्था से ही एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के रूप में रहे हैं। PhD के दौरान ही आपने कई फेलोशिप UGC के माध्यम से, जो कि देश से और विदेशों में भी, जर्मनी जैसे प्रतिष्ठित देश से, वहाँ के प्रतिष्ठित संस्थानों से आपने कई सारे फेलोशिप्स को अवेल किया और क्वार्क कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम के ऊपर आपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नैनीताल से एक विशेष कार्य करना शुरू किया और PhD की एक शानदार उपलब्धि के बाद आपने न केवल देश में बल्कि विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी, जिसमें कि विशेष रूप से आपको जो DSG अवार्ड, जो कि लिंडाओ मीटिंग ऑफ नोबेल लॉरेट्स के दौरान आपको मिला, वो विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा में लाने लायक है। साथ ही सेंटर फॉर थियोरेटिकल स्टडीज CTS, IIT खड़गपुर, सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स JMI न्यू दिल्ली, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आपकी सेवाएं देती जाती रही हैं और हमारे देश में और विदेश में विशेष रूप से कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स और इसके साथ साथ वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का जो स्वरूप जिसकी चर्चा यहाँ पर होती है, किसी न किसी रूप में उसको लेकर के ही आप पूरे देश विदेश में कार्य कर रहे हैं। और सर वर्तमान में विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं हरिद्वार के साइंस फोरम के और साथ ही साथ उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आप जुड़े हुए हैं। हमारा सौभाग्य सर, आपका हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह सर, जो कि विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड से ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी फिजिक्स में अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स अपने आप में वो विषय है जो कहीं ना कहीं सभी साइंसेस के मूल को टच करता हुआ है। साथ ही साथ आपकी PhD आप सर ने IIT रुड़की से की, जिसमें कि उन्होंने थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के ऊपर विशेष अपना कार्य किया, जिसकी काफ़ी सराहना भी की गई। साथ ही साथ सर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के माध्यम से जुड़ करके अपने कार्यों को और आगे बढ़ाया, जिसमें कि उन्होंने एटमॉस्फेरिक स्टडीज यूजिंग रडार के ऊपर कुछ विशेष कार्य किए। देश और विदेश की कई यूनिवर्सिटी से जुड़ करके आपने आगे भी कार्य किया, जिसमें पोस्ट डॉक्टरल आपका UNC यूनिवर्सिटी सियोल साउथ कोरिया से हुआ और पब्लिकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में आपने कई इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में अपने कार्यों को सम्मिलित करवाया है। वह देश विदेश के दौरों पर रहते हैं। वर्तमान में सर जो हैं वो
एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक साइंस ग्रुप ऑफ आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज राइज में नैनीताल में। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, हम सब अभिभूत हैं कि आज आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। हमारे साथ आज एक और शख्सियत मौजूद हैं जिनको देखकर ही आप प्रभावित हो रहे होंगे, विशेष रूप से हमारे आशुतोष और स्ट्रॉबल सर। आपको हो सकता है पहचान रहे होंगे आप उनको। आपका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में हुआ, बेसल में। आपकी ग्रेजुएशन जो है आपने विशेषकर शुरुआत जो है स्विट्जरलैंड में फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट को लेकर के कुछ विशेष कार्य को शुरू किया था, जिसके बाद से जैसा कि देश की संस्कृति और संस्कारों की बात है और वैदिक उपनिषदों से रुझान की बात है, उसके बाद आपने महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी स्योरबर्ग वेगिस स्विट्जरलैंड को ज्वाइन किया और न्यूरोलॉजी एनलाइटमेंट जैसे बहुत ही गूढ़ विषयों पे अपने कार्य को आरंभ किया। और उस कार्य को आरंभ करते करते स्वयं में वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के एक प्रशिक्षक के रूप में सबके सामने आए। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी हॉलैंड में कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिसमें कि राष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के ही वो वहाँ से विभिन्न देशों में जिन्होंने ट्रैवल किया और उसके साथ साथ ज्योतिष और उपनिषद से संबंधित कई विशेष ज्ञानों को लेकर के आप कार्य कर रहे हैं। और आपका मुख्य उद्देश्य यह है कि महर्षि जी का जो एक लक्ष्य था कि वैदिक सोसाइटी को फिर से किया जाए क्रिएट, उसको लेकर के एक संकल्प के रूप में आप विशेषकर इस हिमालयन रीजन पे फोकस करते हुए यहाँ पर आए हैं। और हम सर को बताना चाहेंगे कि दैट दिस यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ is situated in the abode of Ganges and shadow of great Himalayas। तो डेफिनेटली जो हम लोग का पर्पस है, जो आपका पर्पस है, वो मिल करके आज के इस विशेष क्रम में ये भी बताना चाहेंगे कि आपने भारत की सिटीजनशिप भी ली है और आप पूरी तरीके से इस संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति आपका भी स्वागत करता है। तो हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ जयंत सहस्रबुद्धे सर भी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से डिग्री हासिल की और साथ ही साथ विशेषकर देश और विदेशों में विज्ञान के प्रसार के लिए जो विभिन्न परियोजनाएं भारत सरकार की बनती है, उससे कहीं बढ़कर के अपने क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के साथ आप आरंभ से ही कुछ न कुछ अलग करते रहे हैं। अभी वर्तमान में आप नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विज्ञान भारती के हैं। विज्ञान भारती अपने आप में एक ऐसा मूवमेंट है जिसके माध्यम से विज्ञान को किस प्रकार से हम साइंस कम्युनिकेशन की जो बात करते हैं उसको कितनी सहजता के साथ हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश का आम जन भी जुड़ करके उस विज्ञान को समझे, वह उसकी उपयोगिता को अपने जीवन में लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं वही व्यावहारिक अध्यात्मवाद जिसके माध्यम से विज्ञान की भी शिक्षण लोगों को मिले, जो प्रयास देव संस्कृत विश्वविद्यालय अपने कुलपिता के मार्गदर्शन में करता आया है, वैसा ही कुछ विशेष प्रयास सर के माध्यम से चल रहा है। और विशेष रूप से हम आपको भी धन्यवाद करना चाहेंगे, स्वागत है आपका। साथ ही साथ ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर बीपी शुक्ला सर भी हैं, जो कि इस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लेकर के जब भी परम श्रद्धेय ने पहल की तो उसमें विशेष रूप से आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। वह साइंटिफिक स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के आरंभ से ही आप जुड़े रहे। फिजिक्स के क्षेत्र में आप एक अथॉरिटी माने जाते हैं, देश विदेशों में आपकी सेवाएं वो आपके मार्गदर्शन से लोग अभिभूत हैं। कई सारी PhDs आपके मार्गदर्शन में चल रही हैं। तो कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान जो है उसकी सराहना करते हुए आज इस पल में आप हमारे साथ हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ आज हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर SD शर्मा सर भी हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में अथॉरिटी हैं, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी, और जिनके माध्यम से ज्ञान की जो एक वैज्ञानिक धारा है उसको किस तरीके से प्रायोगिक रूप में एग्रीकल्चर में किस तरीके से बेहतर उपयोग में ला करके, जो कि हमारे देश की संस्कृति है, देव संस्कृति है, ऋषि और कृषि, तो उस कृषि के क्षेत्र को किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से जोड़ करके उन्होंने IASRI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दी, पूसा इंस्टीट्यूट्स में विभिन्न पदों पर रहे। और उसके बाद विशेष रूप से सर ने अपना जो बहुमूल्य समय और क्षण जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय को दिया और जिसमें उनकी अभिरुचि के अनुसार उन्हें उपनिषद वेदों से विशेष लगाव रहा है। सर ने न केवल स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में काम किया बल्कि उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से भी जुड़ के एक बड़ा ही प्रसिद्ध राव स्टेट एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया था, जो कि आज भी बहुत चर्चा में रहता है। तो ऐसे हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर SD शर्मा सर, जिसको हम सुनेंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे प्रोफेसर संदीप कुमार सर, जो कि हमारे रजिस्ट्रार हैं, और साथ ही साथ जिस समय से इस विश्वविद्यालय की संकल्पना हुई होगी उसके आरंभ से भी पूर्व पूज्य गुरुदेव ने जब ब्रह्मवर्षा शोध संस्थान के रूप में एक प्रकल्प चलाया, जिसकी पूरी की पूरी लीड हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया, और उस टीम में एक प्रतिष्ठित और एक वैज्ञानिक के रूप में हमारे आदरणीय संदीप कुमार सर भी जुड़े रहे, जिन्होंने फिजिक्स में MSc किया।
साथ ही साथ उसके साथ साथ जो उड़ान वो पायलट के रूप में अपने प्रोफेशन में भर सकते थे, सर एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर भी हैं, लेकिन वहाँ से गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो उड़ान उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में भरी है, तो आज इस गैलेक्सी में हम सभी ऐसे विद्वानों के पा करके अभिभूत हैं। स्वागत है हमारे समक्ष बैठे हमारे सभी अधिकारियों का, परिवार के सदस्यों का, विशेष रूप से दूर दूर से आए इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी सदस्यों का एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का ये विशेष कार्यक्रम हम सब के लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की उस श्रृंखला में कुछ नए आयाम करेगा। धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि हमारे बीच आज डॉक्टर हेमवती नंदन सर हैं। Sir, I would like to call you on the dais to kindly explain us about the theme of the workshop. Please welcome with a huge run of applause. वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी के इस पावन स्थली में, उनकी कर्मभूमि में स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस सभागार में उपस्थित मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर शर्मा जी और विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर संदीप कुमार जी, मेरे साथ दिन भर चर्चा में भाग लेने के लिए जो वक्ता उपस्थित हैं उसमें आशुतोष जी, जयंत जी, डॉक्टर नरेंद्र और जिन्होंने मुझे इस विश्वविद्यालय से परिचित कराया आदरणीय प्रोफेसर शुक्ला जी। मुझे बहुत हर्ष है कि हम एक कार्यशाला के आयोजन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए हैं जहाँ पर पुरातन, नूतन और आज का जो मॉडर्न साइंस है उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा और सुना समझा जाता है। इस कार्यशाला का विचार जो था, जब मैं पिछली बार डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी में विजिट कर रहा था तब इसका विचार आया और एक चर्चा के बाद ये तय हुआ कि हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर और हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जानकारी के विषय में एक कार्यशाला एक दिन की ऐसा आयोजित करेंगे। इस प्रकार जो विषय तय हुआ वो था अर्थ एटमॉस्फेयर एंड अवर यूनिवर्स। यह कार्यशाला, जैसा कि मुझे विषय की जानकारी आप लोगों को देनी है, यह कार्यशाला 3 प्रमुख सत्रों में संपादित होगी। पहला सत्र जो है उस सत्र में हम हमारी जो कार्यशाला है उसमें इस बात की चर्चा होनी है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, अर्थ का के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर कैसा है, जिसमें जो मेरी समझ बनती है समुद्र तल से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अर्थ में बहुत सारी लेयर्स हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर की कई सारी परतें हैं, उन परतों के अलग अलग नाम हैं और उनकी एक अलग अलग एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है। उस विषय पर चर्चा होगी और आजकल यह विषय जो है बहुत गंभीर है, क्योंकि यदा कदा देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा पॉल्यूटेंट्स और एयर पॉल्यूशन है या और तरह का कोई पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूटेंट्स बढ़ने से हमारी लेयर्स जितनी भी हैं एटमॉस्फेयर की उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंसेज हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। जो बाहर से रेडिएशन आ रहा है उसके साथ दिक्कतें हैं, हमारे और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे वहाँ क्लाउड बस्ट की सिचुएशंस बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ी हुई घटनाएं हैं। इस घटना पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस विषय को आप लोगों के सम्मुख डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल में वैज्ञानिक हैं, इसको रखेंगे। और इस चर्चा में जहाँ तक मुझे जानकारी है वो कुछ पार्ट एयर पॉल्यूटेंट्स और क्लाइमेट चेंज पर भी रखने वाले हैं। इसी प्रथम सत्र के दूसरे भाग में, या उसको शायद मैं पहले बोलूँगा, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद ब्रह्मांड का कैसे विकास हो रहा है, कैसे उसका फैलाव हो रहा है, कैसे वो एक्सपेंड कर रहा है, इस विषय पर चर्चा रखेंगे। ब्रह्मांड किन तत्वों से मिलकर बना है उस पर भी हमें बात रखनी है।
और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ब्रह्मांड के संदर्भ में 2 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आज भी बहुत कठिन है और आज भी उन पर लगातार शोध हो रहा है। उसमें जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मेरी जो व्यक्तिगत रूप से समझ बनती है, आज भी हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं। मैं जो भी बात रखूँगा वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से रखूँगा और हमारे वैदिक लिटरेचर में कलास्तोस जी मुझे बता रहे थे, सूर्य सिद्धांत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऋग्वेद में जो बहुत हजारों साल पहले बता दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई दोनों विधाओं को, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और जो प्राचीन भारतीय मान्यता है, उनको मिलाने का मेरी समझ से अभी इतना ज़्यादा प्रयास नहीं हो पाया है कि हम कोई तथ्य उसके आधार पर दोनों को मिला के प्रस्तुत कर सकें। और दूसरा प्रश्न जो गंभीर प्रश्न है वो है व्हाट आर द अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। जितना भी आपका ब्रह्मांड में मैटर दिखता है उसके अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, किन मूलभूत कणों को मिलाकर वो ये मैटर बनता है और उन मूलभूत कणों को आपस में बांधने वाला फोर्स वो कौन कौन से ऐसे बल हैं जो उनको मिलाकर आपके इस ब्रह्मांड को बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो फिजिसिस्ट के लिए बड़ा कठिन विषय है वो ये है कि एक तो दृश्य जो हम देखते हैं, जो मैटर हमारी समझ में आता है, जो हम आँखों से देख सकते हैं या फिर किसी टेलीस्कोप से देखते हैं, क्या इसके अलावा कोई और मैटर, कोई और पदार्थ इस ब्रह्मांड में है, और अगर वो पदार्थ है तो वो कैसा है, उसकी फिजिक्स क्या है, वो किन कणों से मिलकर बना है और उनको आपस में कौन से बल बांधते हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इस पर भी कोशिश करेंगे कि कुछ चर्चा में ये बातें आएंगी। दूसरा जो सत्र जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, दूसरे सत्र में हम यूनिवर्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं, किस तरह की टेलीस्कोप्स हैं और कैसे कैसे आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा एनालाइज करने के बाद आप कैसे अंदाज लगाते हैं कि कौन सा आपका स्टार, गैलेक्सी या और किस तरीके से उनका मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो बार बार बात सामने आती है वो है ब्लैक होल्स, वॉर्म होल्स और वाइट होल्स की। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में बहुत रहस्य बना रहता है। आज ब्लैक होल को लेके कोई घटना होती है तो मीडिया से लेके वैज्ञानिकों के बीच फिर से काफ़ी चर्चा होने लगती है, फिर कुछ समय बाद, कुछ साल के बाद फिर से कोई एक नया रिसर्च शुरू होती है और फिर कुछ जानकारी आती है। तो इन विषयों पर भी एक सेकंड जो हमारा द्वितीय सत्र है उसके एक पार्ट में इसकी भी चर्चा होनी है। और अंतिम सत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है उसमें आशुतोष जी आपको बताने वाले हैं बहुत सारी विषयों के बारे में, हमारे समाज की दिशा, हमारा विज्ञान और आध्यात्मिकता। क्योंकि आशुतोष जी बहुत विद्वान आदमी हैं, उनको मॉडर्न साइंस का भी अंदाज है और हमारे वैदिक साइंस और अन्य तरह के जो भारतीय उपनिषद, वेद, दर्शन, उनका भी काफ़ी उनका अध्ययन है। इस विषय को वो आपके सामने रखेंगे। इसके अतिरिक्त जयंत जी हमारे मध्य में हैं। आप विज्ञान भारती नामक संस्था के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आप लगातार विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं सरल भाषा में। वो विवेकानंद जी और विज्ञान ऐसे इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। उसमें हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से प्राचीन भारतीय विधा, प्राचीन भारतीय विज्ञान की गणनाएँ थी, कैसे कैसे हमारे वहाँ रिसर्च का काम हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपने बहुत ग्लोरियस पास्ट को भूल गए और अभी हम
एक आशुतोष जी की भाषा में अगर कहूँ मैं तो नौकरी महामंत्र के चक्कर में फंस के वो वेस्टर्न साइंस और अपनी नौकरी और उसमें लगातार उलझते चले गए। तो इन 3 सत्रों में जो बात होगी वो मैंने आपके सामने रखी और इसके बाद मुझे विस्तृत रूप में बातें मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। मैं आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत करता हूं और हमें आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय की सभी लोगों का इतने तहे दिल से इतने अच्छे संकल्प के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया है और हमारे लिए एक ऐसा माध्यम तैयार किया है कि हम आपके सामने अपनी बात रख सकें। आपने बहुत सरल शब्दों में हमें थीम के बारे में समझाया। आज हमारे बीच आदरणीय SD शर्मा सर, हमारे वाइस चांसलर सर मौजूद हैं। He is a very gentle, noble personality and a very renowned professor of his field, following the path specified by Gurudev. With a huge round of applause, I would like to call VC sir on the podium to give some presentation and to explain us about the theme. परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सभी उपस्थित सज्जनों का, विद्वज्जनों का मैं स्वागत करना चाहूँगा। ख़ास तौर से ये जो वर्कशॉप है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। गुरुदेव का एक बहुत प्यारा विषय रहा है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। विज्ञान में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विज्ञान से सम्मिलित हो ऐसी धारणा और ऐसी इसका प्रतिपादन, तथ्य का प्रतिपादन गुरुदेव ने किया है, अनेक जगह उल्लेख किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस विभाग की स्थापना की गई थी। वास्तव में विज्ञान एक तरह का एविडेंस बेस्ड है, तथ्य के ऊपर आधारित। जो चीज़ हम प्रूव कर सकें, जो चीज़ हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, जो चीज़ हम रेप्लिकेट कर सकें। अगर मैं कोई एविडेंस इफेक्ट देख रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति भी किसी विषय उन्हीं परिस्थितियों में उन कंडीशंस को रेप्लिकेट करके वो इफेक्ट महसूस कर सके, देख सके। ये विज्ञान की विधि रही है और उसी को मान्यता मिली है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन इसी आधार पर हुआ है। कई ऐसे वैज्ञानिक थियरीज हैं जो कि सर्वमान्य नहीं हो पाई। वजह यह है कि हर आदमी उन्हें रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। जब सर्वमान्य तब होता है जब सब आदमी उसे रेप्लिकेट कर सकें अपनी अपनी स्थिति में, अपने अपनी लैब्स में, तब वो सर्वमान्य होता है। लेकिन विज्ञान का जो भी खोज है वो एक तरह से भौतिक चीज़ों पर है, इसलिए भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का नाम भी भौतिक शास्त्र दिया गया है। भौतिक चीज़ों के विषय में परीक्षा, ज्ञान की खोज की परंपरा रही है। जो चीज़ दिखता नहीं है, अनुभूत जन्य है, उसके बारे में रिसर्च अभी नहीं हुई है। वैसे ये जरूर कहा गया है कि अगर आप मैटर के अंत में गहरे में चले जाएं तो हर जगह तो मैटर तो है नहीं, एनर्जी है। मैटर कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी एंड इंटरकन्वर्टिबल है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वही अनंत एनर्जी का स्वरूप है जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और वही अध्यात्म भी है। अध्यात्म की अवस्था भी उसी एनर्जी के अंतर्गत महसूस होती है। वास्तव में इसी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के विषय में आज का जो ये टॉपिक चुना गया है, अर्थ एटमॉस्फेयर एंड अवर यूनिवर्स। हमारा किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, हमारा यूनिवर्स की संरचना किस प्रकार की है, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। विभिन्न विद्वज्जन इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। पूरे दिन भर का वर्कशॉप है।
उसमें अनेक चीज़ें बताई जाएंगी, अनेक चीज़ों पर वार्ता होगी, विचार विमर्श होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। मैं समझता हूँ हम सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। मैंने एक विषय जो चुना है वो आर्कटिक लाइट्स एंड ऋग्वेदिक ऊषा। मैंने जब इसके ऊपर विचार किया, जो कि मेरा तो विषय ये है नहीं, कुछ अटक गया। मेरा विषय तो स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स से बढ़कर मैं अध्यात्म में प्रवेश किया हूँ। तो मैंने जो चुना है, आर्कटिक लाइट्स के बारे में सुना है, आपने भी शायद सुना होगा। आर्कटिक के ऊपर कुछ ऐसी अजीब अजीब प्रकाश की किरणें दिखती हैं जो कि बहुत ही विचित्र हैं, और ऐसा अनुभव देखने लायक है। और हमारे ऋषियों ने इसका वर्णन किया है। अब क्या वजह है, क्यों ऐसा वर्णन हुआ है, वो एक अलग विषय है, खोज का विषय है। मैं सिर्फ आपको आर्कटिक लाइट्स दिखाना चाहता हूँ और ऋग्वेद की जो ऊषा सूक्त है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। पहला जो मुझे लगता है ठीक से दिख नहीं रहा, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स में सबसे नीचे जो हमारा स्पेस है, जिसे हम लोग देखते हैं करीब 16 किलोमीटर तक, 15-16 किलोमीटर तक, वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर एक स्थान आता है जहाँ की मिक्सचर बैंड है, दो अलग अलग लेयर्स मिलती है, उसे ट्रोपोपॉज बोलते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में रहती है। उसके ऊपर मीजोस्फियर है, उसके ऊपर थर्मोस्फियर है, आयोनाइजेशन थर्मोस्फियर में होता है। अगर इसको ग्राफ के माध्यम से देखा जाए तो ये रेड लाइन है, ये बता रहा है टेम्परेचर। जैसे जैसे एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं टेम्परेचर गिरता जाता है। आप भी अगर एरोप्लेन से जब यात्रा करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम 10,000 मीटर्स की ऊंचाई पे चल रहे हैं। वो 10,000 मीटर्स जो है ट्रोपोपॉज की स्थिति है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर है, वेदर के ऊपर चले जाते हैं और ट्रोपोपॉज की स्थिति में एरोप्लेन चलता है। तो उसके ऊपर जाएंगे तो ये टेम्परेचर घटना शुरू हुआ, -40 -50 ऐसा टेम्परेचर रहता है। उसके ऊपर जब स्ट्रेटोस्फियर में आते हैं तो टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होता है, हालांकि डेंसिटी घट जाती है। फिर उसके बाद एक बार टेम्परेचर मीजोस्फियर में गिरना शुरू होता है और थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन बताते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है थर्मोस्फियर में। हालांकि वो गर्मी उतनी महसूस नहीं होती क्योंकि डेंसिटी बहुत कम होती है। ये डिफरेंट लेयर्स के डिस्क्रिप्शन है। ट्रोपोस्फियर जहाँ की हमारा वेदर है, क्लाइमेट है, बिजली कड़कती है, बादल बरसते हैं, ये सब वर्णन ट्रोपोस्फियर का है। 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बीच में। इसके ऊपर एरोप्लेन की लेयर है, क्योंकि एरोप्लेन जो चलता है वेदर डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए वो वेदर डिस्टर्बेंस के ऊपर रहता है, उसमें टर्बुलेंस कम होता है। उसके ऊपर ओजोन लेयर है। उसके ऊपर मीजोस्फियर में देखेंगे तो जितने मीटोराइट्स आकाश से गिरते हैं वो मीटोराइट्स यहाँ मीजोस्फियर में बर्न होकर भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, धरती तक नहीं आ पाते। एक आध कोई आ भी जाता है, उल्का पिंड जिन्हें कहते हैं, जो आ जाता है वो तबाही करता है। कहते हैं एक किसी उल्का पिंड से पूरी धरती बर्बाद हो गई थी, जिससे जितने बड़े बड़े डायनासोरस वगैरह ऐसे जीव जंतु थे वो सब नष्ट हो गए और नई सृष्टि की रचना हुई। तो मीजोस्फीयर अगर ना हो तो कल्पना करिए कितने उल्का पिंड धरती के जीवन को मुश्किल कर देंगे। इसके ऊपर आयोनोस्फीयर है, जहाँ की आयनाइजेशन है एटमॉस्फेयर में। उसके ऊपर थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर में आपके सैटेलाइट्स वगैरह मूव करते हैं। और सबसे ऊपरी स्पेस एक्सोस्फीयर है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर लेयर्स के डिफरेंट डिविजन्स हैं। मैग्नेटोस्फीयर एक्सोस्फीयर के ऊपर है। मैं खास तौर से आना चाहता हूं नॉर्दर्न लाइट्स के ऊपर।
Magnetosphere is made of positively charged protons and negatively charged electrons. These trap the particles that are given off by the sun, and they are known as Van Allen radiation belt, and that causes the aurora borealis or the northern lights. Northern lights के बारे में मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ। ये इसी वही एटमॉस्फेरिक लेयर्स का फिर एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें एरोरा का है, एरोरा थर्मोस्फीयर का होता है, सबसे ऊपर आपको एरोरा दिख रहा है, ये रंग बिरंगी लाइट्स दिखती हैं। ऋग्वेद में ऋषियों ने इसका बहुत वर्णन किया है इन लाइट्स का। ये कुछ इमेजेस हैं जो कि कई अलास्का के ऊपर है, कोई आयरलैंड के ऊपर है, कोई स्वीडन के ऊपर है, वैसा आए हुए हैं स्वीडन से, और अनेक देशों अनेक जगह से ली गई इमेजेस हैं जो कि डिफरेंट इमेजेस अरोरा की दिखाती हैं, नॉर्दर्न लाइट्स की दिखाती हैं, आर्कटिक लाइट्स को दिखाती हैं। किस प्रकार कलरफुल आपके जीवन में, वैसे तो कहते हैं सूर्य, जो हम गायत्री की आराधना करते हैं, गायत्री की आराधना सूर्य की आराधना है, सविता देवता की आराधना है। सविता देवता एक तरह का पोषण करता है और कलर भी देता है। अगर सूर्य न हो तो सब काला ही काला दिखेगा, कुछ हरे पीले लाल रंग नहीं दिखेंगे। तो ऐसी नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। दूसरे डिफरेंट इमेजेस हैं नॉर्दर्न लाइट्स के, पोलर लाइट्स के। आप कल्पना करिए अगर ऋषि ऐसे लाइट्स के बीच में बैठ के अगर ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं, तो कैसा आनंददायक क्षण रहता होगा। इन्हीं के व्याख्या हमारे ऋषियों ने महसूस किया है और ऋषियों ने उसको उषा सूक्त के अंतर्गत वर्णन किया है। मैं समझता हूँ कि आवश्यकता यह है कि आज वैज्ञानिक लोग उस उषा सूक्त को और इन नॉर्दर्न लाइट्स को कनेक्ट करने का प्रयास करें और उसमें देखें किस प्रकार वेदों में क्या कहा गया। अगर नॉर्दर्न लाइट्स के ऊपर मैंने उषा के ऋग्वेद के कुछ इमेजेस लिए हैं जो कि हालांकि पेंटर डिस्क्रिप्शन है, लेकिन दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दी नॉर्दर्न लाइट्स। आप एक मिनट नॉर्दर्न लाइट्स को देखेंगे और दूसरी तरफ उषा के लाइट्स को देखेंगे, उसी तरह के रंग, उसी तरह के कलर्स, जिनका डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में तीसरे मंडल में 61वां सूक्त उषा सूक्त कहलाता है। और उसी प्रकार के रंग बिरंगे लाइट्स का डिस्क्रिप्शन है। मैं इसमें यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा। ये उषा का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, आप इसमें देखेंगे उषा किस तरह से बढ़ती जा रही है। ऋग्वेद में उषा सूक्त का उच्चारण है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। ये उषा सूक्त है जो ऋग्वेद का मैंने बात की मंडल का 61वां सूक्त है। इसका ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है जो कि उसी प्रकार का उषा का वर्णन है। उसको मैं आगे डिस्क्राइब करता हूँ। उषा इज आइडेंटिफाइड द डॉन which reveals herself in the daily light to the world. She is described as a young maiden drawn by 100 horses. She brings light and followed by sun. She is praised for driving away oppressive darkness and chasing away evil demons. She rouses all life, sets all things in motion and sends people to their duties. उषा हुई, भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, काम पर लग जाइए। इसी ब्रह्म मुहूर्त का इसीलिए महत्व है। She sends the sleepers on their way to offer their sacrifice to do their duties. Usha gives strength and fame. जो सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उषा पान करता है, उषा के दर्शन करता है, उसे ताकत भी मिलती है, शारीरिक शक्ति भी मिलती है, मानसिक शक्ति भी मिलती है और फेम भी मिलता है। She impels life and is associated with the breath and life of all living creatures. प्राण शक्ति भी है।
She is associated with the cosmic, social, and moral order. As regularly occurring dawn, she reveals and participates in cosmic order and is the foe of chaotic forces that threaten the world. Usha is generally held as an auspicious goddess, associated with light and wealth, often likened to a red cow. लाल गाय, हमारे यहाँ साहीवाल गाय का बहुत डिस्क्रिप्शन है, तो लाल गाय से कंपेयर भी किया जाता है. She is mother of cows and brings light for the benefit of mankind. She is the mother of the gods and Ashwins, is described as a young and beautiful maiden. As good mother goddess, she tends to all things benefiting mankind. She is the eye of the gods, who sees all, but is rarely invoked to forgive human transgressions. It's more typical to invoke her in times of need to drive away or punish one's enemies. In accordance with the ways of Rita, she wakes all living things, bringing light from darkness, petition to grant long life. Ancient Vedic tradition has viewed Usha as the harbinger of light, awareness and activity. As you know that there is a transformation from night to the day, and therefore the transformation which takes place from night to day is known to be the attribute of Usha. The awareness that stirs up the activity of creation. The creation starts with this, the light that gives sight to the eyes, that gives power to the senses, that gives power to the mind and intellect. Usha has been regarded as the light or the dawn of the human consciousness. There are many references of Usha. It's not only third mandal, which I mentioned, third mandal, 61 Suk. There are several other descriptions. In fact, more than 400 rishis are mentioned in Rig Veda. 16 rishis have offered their mantras to Usha, which forms almost 4%. And Rishi Vasishtha has offered the maximum number of suktas and mantras towards Usha. Why? Why only Vasishtha? Does it relate with the origin? Where does Vasishtha come from? आप आश्चर्य करेंगे, वशिष्ठ जो है उर्वशी का पुत्र कहा जाता है. इनफैक्ट अगर आप आर्मेनिया में उरार्तु एक किंगडम हुआ करता था, उर प्रदेश मशहूर है. उर प्रदेश के रहने वाली उर्वशी और उर्वशी का बेटा वशिष्ठ. क्या ये बताता है कि वशिष्ठ का जन्म कहीं उसी नॉर्दर्न इलाके में हुआ है जहाँ की उषा का डिस्क्रिप्शन होता था, पोलर लाइट्स दिखती थी. उन्हीं पोलर लाइट्स का उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने मंत्रों के अंतर्गत उतारा. ये एक शोध का विषय हो सकता है. तो मेरा इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से यही मतलब था कि मैं आपको वेदों के बारे में, वेदों में जो डिस्क्रिप्शन है हमारे विज्ञान के रहस्यों के बारे में, उसकी खोज की परंपरा प्रारंभ हो. इस महत्वपूर्ण विषयों के अनेक रहस्योद्घाटन कर पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. साथियों, जब गुरुदेव ने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को इस संपूर्ण जगत के सामने लाने का प्रयास किया तो उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की और एक ऐसी टीम की स्थापना की जिसकी कि मेंबर हमारे खुद रजिस्ट्रार सर यानी संदीप सर थे. तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संदीप सर को कि वे मंच पर आएं और हमें गुरुदेव का वह वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का प्रारूप दिखाएं. वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की इस सेंटर के माध्यम से आज हम लोग उसके अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आवर यूनिवर्स के वर्कशॉप के एक दिन के महत्वपूर्ण शुभारंभ में यहाँ बैठे हैं. हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं. हमारे पास में महत्वपूर्ण डेलीगेट्स हैं जिनके दिन भर के सेशन हैं, आप सब सुनेंगे. हम दो बातें गुरुदेव की याद करते हुए अपनी बात को मोटा थैंक्स को समाप्त करना चाहेंगे. जब उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की और उसके बहुत सारे पायनियर हमारे बीच में यहाँ सामने भी बैठे हुए हैं. डॉक्टर रमन, हमारे महेंद्र भाई साहब, हमारे शरद भाई साहब, ज्ञान मिश्रा जी, ये लोग जानते हैं उस समय में गुरुदेव ने
उस दर्द के साथ में कि तर्क तथ्य प्रमाण के साथ अगर बातें कही जाएंगी तो अध्यात्म के उन सूत्रों को जिनसे हमारा जीवन बेहतर जीवन बनता है, जिनको हम गढ़ते हैं अपने जीवन को, उसको लोगों के गले उतारा जाना संभव है। और इस बात को लेकर के ही उन्होंने 1979 में ब्रह्मचर्य शोध संस्थान को विकसित किया एक मॉडल के रूप में, और वहाँ से प्रारंभ करके उन्होंने इस बात को रखा कि जो चीज़ें पदार्थ विज्ञान फिजिक्स में जो चीज़ें तुमको दिखती है, जो नियमावली को तुम लोग ढूंढते तलाशते हो अपने बाहर की इंद्रियों से, चाहे उसके पार टेलीस्कोप से जो अपने यूनिवर्स को देखने की कोशिशें करते हो, ये एक सच है। और उससे भी बड़ा सच एक अंदर का भी सच है, जिसने इन सब कुछ को कैसे बनाया, कैसे हमारी ये ब्रह्मांड की रचना हुई, जो आज भी एक गूढ़ विषय है, इस ओर वो इंगित करते हुए एक बहुत ही शानदार सा उन्होंने हम लोगों की गोष्ठी में, हम लोग बैठे थे उनके पास में, बताया कि बेटा भगवान की इच्छा हुई तो ये संसार, ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसके पीछे किसी का संकल्प है। उस संकल्प को उन्होंने विज्ञान के साथ जुड़ते कहा कि अगर वो भगवान, वो परमात्मा, भगवान शंकर का उन्होंने नाम लिया, बोले उसकी इच्छा होती, और अपना हाथ गुरुदेव ने ऐसे घुमाया और ऐसे ऐसे करके एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप लेके बोला कि वो ऐसे सिलेंडर जैसा ये पृथ्वी को चाहता बनाना तो बना सकता था। वो सिलेंड्रिकल पृथ्वी भी इस सूर्य की परिक्रमा करती, घूमती, और उसके आसपास के वातावरण होते, उसका भी एक अपना लेयर्स होता, उसका जीवन होता। उसकी इच्छा होती तो लंबा बन सकता था। फिर उसके भी एक विज्ञान होते, उसको भी खोजने के लिए जो फिजिक्स के लोग होते, जो इसकी तलाश करते कि ये सिलेंड्रिकल इसमें कैसे एटमॉस्फेयर का चेंज होता है, ये अपने एक्सिस पर कैसे घूमती है, सब कुछ होता। उसकी इच्छा हुई तो उसने ऐसे करके गोल बनाया है, और ये गोल पृथ्वी की तुम अपने विज्ञान को ढूंढते हो। वास्तव में विज्ञान की ये तलाश के पीछे छुपे हुए उस संकल्प को, परमात्मा की वो चेतना जो इस सब के पीछे काम करती है, और जिसके पास में कुछ भी करने के सामर्थ्य, कुछ भी, हम उसको जिन नियमों से हम तलाशते हैं, उन नियमों के कहीं पार वो बैठा हुआ है। इस बात को वो इस बात के साथ इंगित कर रहे थे, नियम के पार है वो, हम उसको नियम के अंदर देखते हैं। उसी समय में हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं जो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम से ही आए थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव इस बात को रामकृष्ण परमहंस ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण के साथ कंक्लूड किया। उन्होंने कहा एक बार उनके साथ कुछ शिष्य बैठे हुए थे, बोले कि अच्छा आपके भगवान जो है जो चाहे कर सकती है आपकी काली, तो ये एक गुलाब का पौधा है, इस गुलाब के पौधे में जो लाल फूल निकलता है, क्या आपकी काली माता इसमें काला फूल निकाल सकती है? रामकृष्ण हंस पड़े, बोले कि बिल्कुल निकाल सकती है। करीब ये घटना आज से 100-125 साल पहले की है। बोले कि बिल्कुल निकाल सकती है। दूसरे दिन वो भक्त आया और देखा कि उस गुलाब के पौधे में जो लाल फूल निकला हुआ था, उसके बगल में एक काला फूल भी निकला हुआ था। उस काले फूल को देख करके सब चौंके, सबने है तो आश्चर्य किया, कह रही काला फूल निकला। आज का विज्ञान जगत इस बात को लेकर नहीं चौंकता है। आज उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के पूरा विज्ञान मालूम है। आप जड़ के अंदर आलू पैदा कर लेते हैं, तने में टमाटर पैदा कर लेते हैं, सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका बेस करके काम कर रहा है। तो वो अननोन फील्ड जो उस जमाने में अननोन था, जिसके लिए लोगों ने चमत्कार देखा, समझा कि ये कैसे लाल फूल के पौधे में काला है। संकल्प हमारा, वो सूक्ष्म जगत हमारा, जिसमें दैवी शक्तियाँ भी हैं, जिनमें आसुरी शक्तियाँ भी हैं, जो एक अपने अहंकार की पूर्ति के लिए ग्रहों का भी निर्माण करती हैं, तो नष्ट भी करने में लगी रहती है, एक सृजन के लिए भी लगी रहती है। ये सब का क्रम चलता रहता है। विज्ञान भी एक अपने बहुत अथक प्रयास से, बहुत मेहनत से, बहुत अपनी ईमानदारी के साथ जिस मोड़ पर लाकर हम लोगों को खड़ा किया है, इस दुनिया को जितनी छोटी बनाया है, उसमें एक चीज़ गुरुदेव हमेशा जोड़ना चाहते थे, और वो जोड़ना चाहते थे उसकी नियत की स्पष्टता, सहृदयता, उसके अंदर का वो दर्द जिसमें मानवता का हित समाया हो। तो पूरी ह्यूमैनिटी जिससे रेज होती है, वो सारे साइंस के प्रयोग, वो सारा विज्ञान
जिससे पूरी पृथ्वी का वातावरण शुद्ध हो, अच्छा हो, जिसमें दुनिया हमारी एक अच्छी दुनिया बन सके, जिस पर्यावरण में हम जीते हैं वो बेहतर पर्यावरण बन सके। गुरुदेव का ऐसा ही सपना रहा। गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में अपने बच्चों को बिठाकर या जिन साधकों के ऊपर प्रयोग करके जिस तरीके के एक मॉडल को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, आज हम लोग जब बैठे थे, हम यहाँ मंच पर, यही मैं विचार कर रहा था कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय उसी का एक बृहद रूप हो गया। और आप सब माननीय वैज्ञानिकों को मैं देखकर बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जिनके पास एक लंबा प्रयोग है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विभाग को तो हमारे शुक्ला सर ने ही आकर के प्रारंभ कराया। जब गुरुदेव के उस विजन को लेकर के श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपसे बात की तो बोले हम तो आपको समय देंगे, और इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से विज्ञान के अध्यात्म के साथ जुड़े हुए तत्वों को, सूत्रों को ढूंढने, तलाशने की जो प्रयोग है, इस प्रयोगशाला में गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में मानवीय जीवन को देखा है। तो मित्रों, आप बाहर की दुनिया को देखें, बाहर की दुनिया को झांकें, बहुत अच्छी तरीके से पूरे यूनिवर्स की तलाश करें, लेकिन एक विद इन आवर सेल्फ एक अपना यूनिवर्स बैठा हुआ है, हमारे अपने अंदर की दुनिया। उसमें जब आप बेहतर फोकस हो जाएंगे और उसका एक बेहतर कोरिलेशन हमारा बन जाएगा, तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का वो मकसद पूरा होगा। क्योंकि अंदर की दुनिया ही वो बाहर की दुनिया को हमको बेहतर नज़रिए से देखने का सहारा बनेगी। नहीं तो हम विध्वंस के रास्ते में जाने की पूरी संभावनाओं के साथ हैं। और अभी भी इस बात का खतरा बना रहता है कि बढ़ा हुआ विज्ञान कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने किसी सिरफिरे के हाथ में कुछ ऐसा अस्त्र दे दे जिसके साथ हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करें। गुरुदेव की चाहत हमेशा यही रही कि दोनों का संतुलन हो, एक सहज वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के रूप में विज्ञान की अपनी तर्क तथ्य, तो अध्यात्म की सहृदयता, अपने दोनों सबका हित जिसमें हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना थी जो गुरुदेव ने इस ब्रह्मवर्चस्व संस्थान के माध्यम से प्रारंभ की थी। आज हम लोग जिसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।